हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं राजेश कुमार दुबे राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस संस्था में अभी नए नए बच्चों की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा सीट भी लिमिट है। तो जितने भी हमारे छात्र जो इस संस्था से जुड़े हैं, तो मैं उन लोगों को एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि इसकी भी एक समय होती है कि आप इतने तारीख तक एडमिशन करा सकते हैं। तो शायद अगले महीने लास्ट तारीख या 15 तारीख तक एडमिशन का डेट है। ठीक है, तो आप लोग कृपया जल्दी से जल्दी, कोई भी रिश्तेदार हो या सगे संबंधी हो, तो आप लोग यहाँ नामांकन पा सकते हैं। और दूसरी बात कि परीक्षा का डेट भी निकल गया है, तो इस संबंध में मैं प्रतिदिन परीक्षा संबंधी मैं एक नया नया लेसन प्लान टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, और उस टॉपिक के तहत मैं कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को आसानी से उसको हल करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को जो प्रतिदिन सभी टीचर इस संस्था के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है क्या कि दृष्टिगत रूप से असमर्थ बच्चों के लिए प्रमुख सेवाएं। मान लीजिए कि ये जो दृष्टिगत बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, तो इन लोगों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं सेवा में काम कर रही हैं। केवल सरकारी क्षेत्र ही तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कौन कौन सी मिशनरियां काम कर रही है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा कि आरसीआई का इसमें रोल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर, दृष्टिगत रूप से असमर्थ बच्चों की प्रमुख क्या क्या सेवाएं हैं और कौन सी संस्था, कौन से लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। ठीक है, भारत में 5 प्रकार के व्यक्ति या संगठन दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कितने प्रकार की लोग या संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, पहला है विदेशी मिशनरियों का कार्य। हमारे देश में विदेशी मिशनरियां भी काफी जोर शोर से दिव्यांगता के क्षेत्र में आजकल चाहे पहले से भी कार्य कर रही है। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी मिशनरियों ने भारत में दृष्टिहीनों के लिए कार्य आरंभ किया। क्या किया? स्वतंत्रता से पूर्व मिशनरियों ने काम किया। ब्रिटिश राज के समय विशेष स्कूल पुनर्स्थापन केंद्र अंधता को रोकने का कार्य विदेशी मिशनरियों ने आरंभ किया। ऐसी ही मिशनरी भारत में वर्तमान संस्थाओं को जो दृष्टिहीन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, उन्हें बड़ी संख्या में सहायता कर रही हैं। इन लोगों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त विदेशों में तकनीक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने भारतीय साथियों को कौशल प्राप्त करने में भी मदद कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो विदेशी मिशनरियां है, जो नए नए टेक्नोलॉजी दिव्यांगता के क्षेत्र में जितने आविष्कार होते हैं, तो क्या करते हैं कि हमारे भारतीय मिशनरियों से, संस्थाओं से ये टच में रहते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के अपने नए नए टेक्नोलॉजी से अवगत कराते हैं और मुहैया भी कराते हैं। ठीक है, अब है दृष्टिगत रूप से असमर्थ प्रबुद्ध व्यक्तियों का कार्य। इसमें क्या होता है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग भी अपनी सेवा इस क्षेत्र में देते हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में। ठीक है, दृष्टिहीनों के लिए सेवाएं प्रदान करने वाला अन्य वर्ग है स्वयं दृष्टिहीन। उदाहरण के लिए डॉक्टर छत्रपति ने 38 वर्ष की उम्र में जब वह दृष्टिहीन हो गए थे, तो अपना चिकित्सा व्यवसाय छोड़कर अहमदाबाद में 1900 में दृष्टिहीनों के लिए स्कूल आरंभ किया। इस स्कूल का 1902 में विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में विलयन हो गया।
आज बड़ी संख्या में दृष्टिगत असमर्थ व्यक्ति विशेष शिक्षा और पुनर्स्थापना सेवाओं को बढ़ाने में सहायक हैं। तो इसमें क्या बड़ा है कि जो पहले से दिव्यांग व्यक्ति हैं और वो वेल एडुकेटेड हो गए हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जोरों शोरों से बच्चों के पढ़ाने में और उनके देखने में जी जान से लगे हुए हैं। क्यों कि 38 वर्ष की उम्र में डॉक्टर छत्रपति जब दृष्टि बाधित हो गए तो उन्होंने क्या किया कि पहला अंध विद्यालय अपनी डॉक्टरी छोड़कर उन्होंने स्थापित किया, जिसका विलय किसमें कर दिया गया, 1900 में विक्टोरिया स्कूल फॉर द ब्लाइंड में विलय कर दिया गया। ठीक है, ये व्यक्ति बड़ी संख्या में दृष्टिगत रूप से असमर्थ लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को भारत सरकार तथा भारत के निजी क्षेत्र दोनों से मान्यता मिल रही है और इन लोगों को भारत सरकार से भी मान्यता मिल रही है और निजी संस्थाओं से भी मान्यता मिल रही है। ठीक है, सेवाओं को प्रारंभ करने वाले कुछ समकालीन स्वप्नदर्शी व्यक्ति हैं श्री जगदीश पटेल, जिन्होंने ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन अहमदाबाद में स्थापित किया। पूछेगा कि ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ है, तो अहमदाबाद में। कैप्टन देसाई जिन्होंने नेशनल फॉर ब्लाइंड की स्थापना की। नेशनल फॉर ब्लाइंड की स्थापना किसने की, कैप्टन देसाई। इस प्रकार बहुत से व्यक्ति क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कैप्टन देसाई है ये सब क्या है, ये प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग थे पहले के, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत प्रकार से काम किए। अब है दृष्टिगत असमर्थ नियोजित व्यक्तियों के कार्य। ये भी लोग क्या करते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना मेहनत जी शोर से करते हैं। तीसरा वर्ग है उन लोगों का जो सरकार या अन्य संगठनों के साथ कार्य कर रहे हैं। ये कौन सा वर्ग है, तीसरा वर्ग है जो सरकार और संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं। दृष्टिगत असमर्थ लोगों के लिए सेवाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। विशेष उदाहरण श्री लाल कृष्ण अडवाणी, जो भारत सरकार में एक विशेष अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने दृष्टिहीन विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना में सहायता की। वे उस संस्थान के प्रथम निदेशक बने। कई दृष्टिहीन व्यक्तियों को अपने जीवन के अनुभवों से भारत के दृष्टिहीनों की सेवाओं के लिए योगदान किया और इसके लिए सबसे पहले कौन निदेशक के रूप में बने, तो श्री लाल कृष्ण अडवाणी, जिन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में काफी मिसाल कायम किए। अब है अगला जो मिशनरी काम कर रहा है वो कौन है, चौथा सामान्य शिक्षकों का कार्य। दिव्यांगता के क्षेत्र में जो सामान्य शिक्षक भी हैं वो अपनी जानकारी के अनुसार वो भी क्या कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी शिक्षा और उनकी व्यवस्था पर अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चौथी श्रेणी में वे लोग हैं प्रबुद्ध साधारण शिक्षक, जिन्होंने दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों को इस सेवाओं के विकास की आवश्यकता को देखा था। उन्होंने क्या देखा है कि जो दृष्टिगत व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि कोई पूर्ण सामान्य बच्चा है, वो इस फील्ड से पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को और उनकी शिक्षा के बारे में जो पढ़ा है तो वो उनकी कठिनाइयों को जान सकता है। तो वो क्या करेगा कि वो क्षेत्र में, ये क्या है ये क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में आपको नौकरी के साथ सेवा का भावना रखना है। ठीक है, सेवा ज्यादा, कि आप इसमें जितना सेवा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पहला उदाहरण है दृष्टिहीनों के लिए शुरू हुआ स्कूल पलयमकोट्टी तमिलनाडु। कहां स्कूल शुरू हुआ, पहला पलयमकोट्टी तमिलनाडु में। जब एक दृष्टिहीन बच्चे को एक घर के आगे भीख मांगते हुए देखा तो कुमार आशीष सारा तुकर कॉलेज फॉर वीमेन की प्रिंसिपल ने उस बच्चे को कहा कि यह शैक्षणिक संस्थान है, भीख मांगने का स्थान नहीं है। उस दृष्टिहीन बच्चे को जवाब दिया कि वो उसे शिक्षा क्यों नहीं देती। उस दृष्टिहीन के उत्तर के परिणाम स्वरूप कुमारी अर्कोविद ने शीघ्र ही उसी कॉलेज परिसर में दृष्टिहीन बच्चे के लिए सेवाएं प्रारंभ की, जो वर्ष 1908 में स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगा। क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि बच्चा
भीख मांग रहा है स्कूल के सामने, जो दिव्यांग था, तो उन्होंने कहा कि ये भीख मांगने की जगह नहीं है, ये पढ़ने के लिए स्कूल है। तो वो बोला कि हमको तो यहाँ शिक्षा मिल नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या कि उसी विद्यालय में दृष्टिहीनों के लिए अपना क्या कर दिया, एक स्कूल खोल दिया, और आजकल बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। और उस स्कूल को कब मान्यता मिली? 1908 में, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। अब है धर्मार्थ संगठनों का कार्य। इसमें जो हमारे धार्मिक संगठन हैं वो भी इस क्षेत्र में काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। ठीक है, 5वीं श्रेणी में वे संगठन है जो समाज और पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि समाज में जो पिछड़े बच्चे हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। एक उदाहरण है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन संस्था का आप लोग नाम सुने होंगे। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में। ठीक, ये संस्था क्या करती है कि गरीब बच्चों, दृष्टिहीन बच्चों, जितने प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए क्या करती है संस्था, उन लोगों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती है, खाने पीने का व्यवस्था करती है। मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए ये काफी संस्था क्या करती है, प्रयत्न करती है। ठीक है, यह मिशन मूल रूप से जरूरतमंदों और समाज के गरीब तथा दृष्टिहीनों के लिए विभिन्न कार्य करता है। और ये क्या करता है कि जो बच्चे गरीब है उसकी आवश्यकता अनुसार भी उनसे मदद करता है। क्योंकि इसे मानवता से लगाव है, इसके परिणाम स्वरूप नरेंद्रपुर कलकत्ता में 1962 में ब्लाइंड बॉयज एकेडमी शुरू किया गया। और ये कहाँ है? कलकत्ता में, नरेंद्रपुर में। और कौन से वहां स्कूल इस संस्था ने खोला है? ब्लाइंड बॉयज एकेडमी। फिर कोयटम्बूर में संसाधन एवं विकास केंद्र 1980 में प्रारंभ हुआ। कोयटम्बूर में भी संस्था कार्य करती है, जिसका स्थापना कब हुआ? 1980 में। दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय संस्था व्यवस्था कर रही है, और इन संस्थाओं में राष्ट्रीय संस्था भी क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। अब है कुछ राष्ट्रीय प्रमुख प्रतीक इस क्षेत्र में। ठीक है, पिछले एक दशक से विकासों में भारतीय पुनर्वास परिषद का क्या नाम है? RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995, ये RCI ने कौन सा कानून लाया? 1992 में अक्षम व्यक्तियों का अधिनियम 1995 लाया, जिसका क्या उद्देश्य था? समान अवसर संरक्षण एवं सकारात्मक कार्य। ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके लिए जरूर आएगा। ठीक है, इन अधिनियमों ने भारत में उन बच्चों की शिक्षा जिन्हें विशेष आवश्यकता है को गौरवपूर्ण बना दिया। ये जो जब नियम आया तो जो विशेष बच्चे थे उनके लिए क्या हुआ? ये शिक्षा एक गौरवपूर्ण बन गया। ठीक है, वर्तमान समानांतर परिस्थितियों में शिक्षा का एक विषय होने के कारण भारत सरकार और संबद्ध राज्य सरकार दोनों ने शिक्षा और पुनर्स्थापन के क्षेत्र में अक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। ठीक है, शिक्षा आयोग प्रतिवेद 1964 टू 1966 में अक्षम व्यक्तियों को जहां तक संभव हो समान स्कूलों में उन्हें रखने की सिफारिश की। जो शिक्षा आयोग 1964 से 66 में एक अपना सुझाव दिया, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सामान्य स्कूल में भी इन बच्चों की शिक्षा हो। ठीक है, 1997 में अक्षम व्यक्तियों के लिए दृष्टिगत में विकलांगों की शिक्षा पर एक पूरा अध्याय शामिल किया गया और कार्यवाही के लिए निर्देशों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके परिणाम स्वरूप हाल में ही अक्षम व्यक्तियों के लिए बहुत कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी वर्ष भारत सरकार ने जस्टिस वहर उल इस्लाम के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त हुई जो अक्षम व्यक्तियों के लिए एक विधान के रूप में रूपरेखा तैयार करेगी। भारत सरकार को रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत की गई और इस जो जब कानून बना तो इसमें एक
सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्या क्या इस क्षेत्र में आवश्यकता है, ठीक है, और आप लोग भारत सरकार को सौंपिए ताकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बन सके, ठीक है। अब है इसमें जो सभी का हेड कौन, इसको सबको कंट्रोलिंग कहां से होती है? आरसीआई के द्वारा होती है, जो किसके अंतर्गत आता है? मानव समाज कल्याण विभाग, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, अब देखिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है। अब आपको परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ भी न जाए कि आरसीआई अधिनियम क्या है, आरसीआई के अधिनियम के बारे में लिखिए या उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में संसद में पारित हुआ, ठीक है। इस अधिनियम को उस समय कल्याण मंत्रालय, जो अब सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय में है, अब इस समय आरसीआई किसके अधीन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकार प्रधान मंत्रालय ने सृजित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए किया। आरसीआई के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न हैं। अब आरसीआई के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। पहला है उसका उत्तरदायित्व, अक्षम व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियमित करना, ठीक है। उसका पहला दायित्व क्या बनता है कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति है, उनके लिए प्रशिक्षण नीतियां बनाना और कार्यक्रमों को नियमित करना, ठीक है। अब अगला क्या उसका दायित्व बनता है? अक्षम व्यक्तियों से संबंधित पुनर्वास व्यवसायियों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रमों को मानक स्थापित करना, और ये उस बच्चे की कैटेगरी के अनुसार और उम्र के अनुसार क्या उसके प्रशिक्षण और शिक्षा का मानक निर्धारण करना, ठीक है। अगला है पूरे देश में समान रूप से पुनर्स्थापना के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना, और जितने भी इस क्षेत्र में कार्यरत स्कूल और निजी संस्थाएं हैं उनके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के जो संसाधन होते हैं उन्हें कम से कम मूल्य पर उन्हें क्या करना? संस्थाओं को उपलब्ध कराना, ठीक है। पूरे देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से इन मानकों को नियमित करना, और जो भी मानक हैं उसको पूरे देश के स्कूलों में, विद्यालयों में और संस्थाओं में एक समान रूप से लागू करना, ठीक है। उन संस्थानों, विश्वविद्यालयों जिन्होंने अक्षम व्यक्तियों की पुनर्स्थापना के लिए स्नातक, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हें मान्यता देना, और जहां संतुष्ट न हो उनकी मान्यता को वापिस ले लेना। और बहुत सी संस्थाएं क्या है कि जो आरसीआई से मान्यता लेती है, ठीक है, और आरसीआई क्या करती है कि नियमित कुछ समय अंतराल पर इन संस्थाओं को जांच करती हैं। अगर जांच में वो संस्था सही नहीं रहेगी तो क्या करती है कि अपना जो मान्यता है उसको वापिस ले लेती हैं। और जितने बच्चे इस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो उन सभी का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी कौन मुहैया कराता है? आरसीआई, ठीक है। परस्पर आदान प्रदान के आधार पर पुनर्स्थापना के क्षेत्र में विदेशी स्नातक, डिप्लोमा प्रमाण पत्र को मान्यता देना, और ये क्या करती है कि हर एक संस्था से कंबाइंड रहती हैं, उन्हें निर्देशित करती रहती है कि ऐसा पाठ्यक्रम चलाया जाए, ऐसी मीटिंग किया जाए। उन्हें विदेशी भी जो बाहरी टेक्नोलॉजी आता है उसको पूरे मिशनरियों पर लागू करना, उनका प्रमाण पत्र देना, ठीक है। और जितने डिप्लोमा प्रमाण पत्र सबका क्या करती है आरसीआई? वही देती है, मान्यता देती है। अब अगला है
मान्यता प्राप्त पुनर्स्थापना शिक्षण योग्यता जिन व्यक्तियों के पास है उनकी केंद्रीय पुनर्स्थापन रजिस्टर रखना। और जितने इस क्षेत्र में योग्यताधारी व्यक्ति है उनकी क्या करती है, ये रजिस्टर रखती है आरसीआई। भारत और विदेश में अक्षम व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की नियमित सूचना एकत्रित करना। और भारत में तथा फॉरेन विदेशों में जो भी शिक्षा और प्रशिक्षण नीतियां होती हैं उनको के बीच समन्वय स्थापित कर उनको कंडक्ट करना और पूरे देश में लागू करना किसका काम है, आरसीआई का। पुनर्स्थापना शिक्षा की ऐसी संस्थाओं के साथ जो असमर्थ व्यक्तियों के लिए कार्यरत है उन्हें प्रोत्साहित करना। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो निजी जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करना भी किसका काम है, आरसीआई का। अभी तक आरसीआई ने 50 पाठ्यक्रमों का विकास किया है और 100 ऐसे संस्थान है को मान्यता दी है जो भारत में विशेष शिक्षा और पुनर्स्थापना मानव शक्ति विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में 12 दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों के लिए है, अक्षमता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संस्थान विशेष श्रेणियों के लिए विकास के लिए मानव शक्ति विकास कार्यक्रमों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इन संस्थानों को मान्यता तभी मिलती है जब वे आरसीआई के निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हैं। आरसीआई लगभग 20,000 कार्मिकों को सेतु रूप पाठ्यक्रमों को प्रदान करने का भव्य कार्य कर रही है जो बिना आवश्यक योग्यता के शिक्षा और पुनर्स्थापना के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आरसीआई ने कार्यक्रम शुरू किया गया है जिनके अंतर्गत क्षमता प्रबंध पर 3,000 चिकित्सा व्यवसायियों को प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। ठीक है, देश के चुने हुए संस्थान है इस पाठ्यक्रम कार्यक्रम की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर औद्योगिक पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन करता है। आरसीआई अधिनियम 1992 के अधिनियम को देश में अभी शिक्षा मानव शक्ति कार्यक्रमों को अधिकृत करने में लंबा मार्ग तय करना है। ठीक है, तो आरसीआई क्या करती है कि जो भी कार्य आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये राज्य स्तर के बाद जिला स्तर प्रखंड स्तर पर उसको सुनियोजित कराती हैं, इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से कंबाइन करा के। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने जो ये टॉपिक पढ़ाया उसका काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, ये से क्वेश्चन परीक्षा में हो सकता है कि आएंगे या आएंगी हैं, थोड़ा इधर या उधर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। और परीक्षा आप लोगों का नजदीक आ गया है, इसीलिए थोड़ा हम लोग अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अब मैं आप लोगों के सामने 25 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया हूं और आप लोग बढ़िया से आंसर को देखिए। ठीक है, अब है मेरा पहला क्वेश्चन। क्या है मेरा पहला क्वेश्चन? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए विदेशी मिशनरी द्वारा स्थापित सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? ठीक, जो दृष्टिगत असमर्थ बच्चे हैं उनके लिए विदेशी मिशनरियां जो कार्य करती है तो उन्होंने कौन सी पहली संस्था का गठन किया? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल, कि सेंट लुइस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, कि क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल। ठीक है, अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के स्क्रीन पर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए विदेशी मिशनरियों का मुख्य योगदान क्या है? ठीक है, पहला है आर्थिक सहायता, दूसरा है शिक्षा और पुनर्वास,
तीसरा है चिकित्सा सेवा, चौथा है आवास सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ब, शिक्षा और पुनर्वास। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए विदेशी मिशनरियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवा कौन सी है? ठीक, विशेष स्कूलों की स्थापना, ऑनलाइन शिक्षा, चिकित्सा शिविर, रोजगार के अवसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, विशेष स्कूलों की स्थापना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए विदेशी मिशनरियों द्वारा किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है। पहला क्या है इसमें? डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ब्रेल लिपि और पाठ्य पुस्तकें, वीडियो ट्यूटोरियल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, ब्रेल और ऑडियो पुस्तकें। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। विदेशी मिशनरियों का दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? ठीक है। पहला है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है शैक्षणिक और सामाजिक विकास, की राजनीतिक जागरूकता की सांस्कृतिक गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, शैक्षणिक और सामाजिक विकास। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए धर्मार्थ संगठनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो धर्मार्थ संगठन है, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ कमाना, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना, कि सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए धर्मार्थ संगठनों द्वारा किस प्रकार की शैक्षणिक सामग्री प्रमुखता से उपयोग की जाती है? ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे? डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ब्रेल लिपि और ऑडियो पुस्तकें, वीडियो ट्यूटोरियल की प्रिंटेड पुस्तकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ब होगा, ब्रेल लिपि और ऑडियो पुस्तकें। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर के 8 क्या है स्क्रीन पर? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए धर्मांग संगठनों द्वारा कौन सी सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ठीक है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा शिविरों का आयोजन, विशेष स्कूलों की स्थापना, खेल गतिविधियों का आयोजन, की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें सबसे सही आंसर कौन है? इसमें सही आंसर है विशेष स्कूलों की स्थापना, ऑप्शन ब। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की सहायता के लिए धर्मार्थ संगठनों का कौन सा प्रयास प्रमुख है? ठीक है। रोजगार के अवसर प्रदान करना, आवास सुविधा उपलब्ध कराना, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वही शिक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन स। ठीक है। अब है क्वेश्चन 10 नंबर। दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए धर्मांग संगठनों का कार्य करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इन संगठनों का लाभ क्या है? बच्चों की सामाजिक और शैक्षणिक समावेशिता, बच्चों का आर्थिक विकास, बच्चों की राजनीतिक जागरूकता, बच्चे की सांस्कृतिक पहचान,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, बच्चे की सामाजिक और शैक्षणिक समावेशिता। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? भारत में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए प्रमुख सेवाओं का प्रतीक कौन सा है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 11 नंबर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की प्रमुख सेवाओं का प्रतीक कौन सा है? ऑप्शन पहला है सफेद छड़ी, सुनहरे बटन, लाल क्रॉस, नीला सर्कल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, सफेद छड़ी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए विशेष सेवाओं का प्रतीक सफेद छड़ी का क्या महत्व है? वो तो हो गया प्रतीक की है सफेद छड़ी। अब उसका महत्व क्या है? ऑप्शन क्या दिया है? दृष्टि संबंधी उपकरण, दृष्टि संबंधी सहायता का संकेत, परिधान का हिस्सा की खेल उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दृष्टि संबंधित सहायता का संकेत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है आप लोगों के स्क्रीन पर। भारत में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, भारतीय दृष्टिहीन संघ, अखिल भारतीय दृष्टिहीन संघ, दृष्टिहीनता सहायता संगठन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, भारतीय दृष्टिहीन संस्थान। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवा क्या है? ठीक है, जो संस्था सेवा प्रदान करते हो क्या क्या है? चिकित्सा सहायता, विशेष शिक्षा और पुनर्वास, कानूनी सहायता, आवास सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, शिक्षा और पुनर्वास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है क्वेश्चन? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए सफेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? सफेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 15 अक्टूबर, ऑप्शन द। ठीक है, याद रखिएगा दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए सफेद छड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन द, 15 अक्टूबर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। आरसीआई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, की रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आरसीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरसीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन क्या क्या है? 1986, 1992, 1995, 2000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, 1992। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर। क्या है कि आरसीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित करना, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, पेशेवरों के प्रशिक्षण और मान्यता को विनियमित करना, दृष्टिहीन बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और मान्यता को विनियमित करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19, आरसीआई अधिनियम। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए ये क्या है, ये आरसीआई से संबंधित है। आरसीआई अधिनियम के तहत दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? पहला है चिकित्सा, दूसरा है शैक्षणिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण, की कानूनी सहायता, की सामाजिक सुरक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, शैक्षणिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 का है आप लोग आपके स्क्रीन पर। आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के शिक्षकों को किस प्रकार की मान्यता मिलती है? ठीक है, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, लाइसेंस की उपाधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसेंस। ठीक है, कि जब तक आप अच्छा काम करेंगे आपका लाइसेंस बरकरार रहेगा, जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस क्या होगा? रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, लाइसेंस। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21, आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन सी संस्था दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के पुनर्वास पेशेवरों की प्रशिक्षण देती है? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, भारतीय दृष्टिहीन संस्थान, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय दृष्टिहीन संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए चलाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? पहला क्या है? स्वास्थ्य शिविर, विशेष शिक्षा और पुनर्वास प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, विशेष शिक्षा और पुनर्वास प्रशिक्षण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23, आरसीआई अधिनियम के तहत पेशेवरों के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? ठीक है, पहला है उच्च माध्यमिक शिक्षा, स्नातक शिक्षा, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी की केवल अनुभव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, ऑप्शन स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मुफ्त शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा जांच की कानूनी परामर्श। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन व, विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा। अब है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की गई? ठीक है, पहला है डिजिटल शिक्षा, ठीक है, दूसरा है ब्रेल लिपि का प्रसार। डिजिटल शिक्षा मतलब बुझते हैं, कंप्यूटर पर जो डिजिटल ब्रेल आते हैं या डिजिटल शब्द जो कानों में उन बच्चों के द्वारा लगाकर सुनाए जाते हैं, या डिजिटल जो साइन वाले किताबें आती हैं, वो सब किसमें आती हैं? डिजिटल शिक्षा में। ब्रेल लिपि का प्रसार, ब्रेल लिपि का भी प्रसार है,
इसके बाद है प्रशिक्षित और प्रमाणित पेशेवरों की नियुक्ति, मुफ्त आवास की सुविधा। तो जब तक कोई ट्रेंड इन सब चीजों को नहीं जानेगा तब तक बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन दिया गया है कि आरसीआई अधिनियम के अंतर्गत दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की गई है? पहला है डिजिटल शिक्षा, ब्रेल लिपि का आविष्कार, प्रशिक्षित और प्रमाणित पेशेवरों की नियुक्ति की मुफ्त आवास की सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, प्रशिक्षित और प्रमाणित पेशेवरों की नियुक्ति। ठीक है, तो गाइस आज के जो मेरे टॉपिक हैं और उनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अब समाप्त हुए। फिर मैं कल जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली है उससे संबंधित मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। और एक बात बता देना चाहता हूं कि जो जितने पीछे के वीडियो है उनमें प्रत्येक में क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऐसे आप लोगों को परीक्षा में आ सकता है, उस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने चर्चा किया था कि जैसे आजकल तो ये शब्द बदल गए हैं, विकलांगता क्या है या दिव्यांगता क्या है, क्षति क्या है, अक्षमता क्या है। ठीक है, दैनिक क्रिया कौशल के बारे में मैंने चर्चा किया था कि दैनिक क्रिया कौशल क्या होते हैं। मैंने जितने मैंने पिछले वीडियो डाले हैं उसको आप लोग एक एक बार देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें ही क्वेश्चन छिपे रहते हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये कीजिएगा कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप लोगों को तो पता ही है कि एडमिशन की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और परीक्षा भी होने वाली है। तो जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या आप लोगों के जो इस ग्रुप में जुड़े हैं या कोई बाहरी भी हो तो कृपया उन लोगों को आप लोग सूचित कर दे कि जल्द से जल्द यहाँ राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आकर अपना एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। ठीक है, थैंक यू। कल मैं फिर नया एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ओके।